दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल विकेश सर में। और मैंने आप लोगों को व्यंजन वर्ण के सारे भेद बता चुके थे, लेकिन मैंने आधुनिक हिंदी व्याकरण में आप लोगों को बताया है कि आधुनिक हिंदी व्याकरण में जो है व्यंजन वर्ण के और कई भेद जो है बताए गए हैं, उसको भी हम लोगों को जानना आवश्यक है। क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षाओं में व्यंजन वर्ण के और भेद, जैसे आप लोग अघोष व्यंजन क्या है इसके बारे में आपको जानना होगा, घोष व्यंजन क्या है इसके बारे में जानना होगा, अल्पप्राण व्यंजन क्या होता है इसके बारे में जानना होगा, महाप्राण व्यंजन क्या होता है इसके बारे में जानना होगा। तो दोस्तों इसकी जानकारी हम लोग पहले ले लेते हैं, उसके बाद मैं आप सभी व्यंजन और स्वर जितने भी होते हैं उनका उच्चारण स्थान बहुत ही आसान विधियों में आपको बताऊंगा, जिससे कि आप लोग जल्द से जल्द उच्चारण स्थान, स्वर, व्यंजन सारा तैयार हो जाएगा आपका। और किसी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आप स्वर, व्यंजन और वर्ण के जितने भी और व्यंजन वर्ण के जितने भी प्रश्न आएंगे उनको आसानी से हल कर लेंगे। दोस्तों आपकी आसानी के लिए मैंने चार्ट तैयार किया है। इस चार्ट से आपको अघोष व्यंजन क्या है, घोष व्यंजन क्या है सारा समझ में आ जाएगा, और ट्रिक के माध्यम से भी बता देंगे कि कैसे आपको याद होगा। जैसे अघोष व्यंजन जो शुरू के, जैसे कवर्ग, आप लोगों को मालूम हो चुका है कि कवर्ग मतलब होता है क, ख, ग, घ, अंग। तो क, ख जो शुरू के दो अक्षर हैं क, ख, वो अघोष व्यंजन होगा। और आगे जो भी पढ़ते हैं आपको क, ख के बाद ग, घ, अंग, ये आपको घोष व्यंजन में आएंगे। और इनका उच्चारण देखिए, अघोष क्यों कहते हैं, अघोष आप लोगों को अघोष भी कहा जाएगा कि अघोष व्यंजन किसे कहते हैं। तो अघोष व्यंजन में आपको ये सोचना है कि जिसके उच्चारण में नाद या झंकार न हो, अर्थात जोर न लगे उच्चारण में, जैसे क, ख, तो ये आपका अघोष व्यंजन हुआ। उसके बाद घोष व्यंजन में नाद या झंकार होता है, उसमें उच्चारण में नाद या झंकार, से ग, घ, अंग। तो ये तीन बाद के जो हैं वो घोष हैं और शुरू के दो अघोष है। तो आप लोगों को इस तरह से याद हो जाएगा कि अघोष मतलब शुरू के दो अक्षर और उसके बाद घोष मतलब अंत के तीन अक्षर। इसके लिए चार्ट के माध्यम से आपको आइए दिखाते हैं। चार्ट अगर देखते हैं आप लोग तो देखने आपको समझ में आ जाएगा कि अघोष व्यंजन मैंने लिख दिया है कि 1, 2 अर्थात 1 और 2। इसका मतलब जो क, ख दूसरा अक्षर, पहला क दूसरा ख, इसमें भी चवर्ग में आता है पहला अक्षर च दूसरा अक्षर छ, टवर्ग में आता है पहला अक्षर ट दूसरा अक्षर ठ, उसके बाद तवर्ग में आता है पहला अक्षर त दूसरा अक्षर थ, उसके बाद पवर्ग में आता है पहला अक्षर प उसके बाद फ, उसके बाद आपको देख रहे हैं उस व्यंजन भी है इसमें, तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स, ये भी आपको अघोष व्यंजन में आता है। अब आते हैं हम लोग घोष व्यंजन अर्थात अंतिम के तीन अक्षर, जैसे 3, 4, 5 मैंने लिख दिया आप लोगों को सुविधा के लिए कि आपको याद हो जाएगा कि 1, 2 जो है अघोष और घोष होता है 3, 4, 5। इसको बार बार आप लोग देखेंगे आपको याद हो जाएगा। जैसे ग, घ, अंग कवर्ग में 3 हो गया, उसके बाद चवर्ग के 3 है ज, झ, य, उसके बाद टवर्ग में आते हैं तो 3 अक्षर अगले हमारे ड, ढ, अण, उसके बाद तवर्ग में आते हैं तो द, ध एवं न, पवर्ग में आते हैं तो ब, भ एवं म, उसके बाद यर, लव जो अंतस्थ व्यंजन आप लोगों को मैंने बताया है कि यर, लव अंतस्थ व्यंजन भी होता है, वो घोष व्यंजन भी होता है। तो यर, लव एवं उस व्यंजन का एक अक्षर जो है ह जो है इसमें घोष व्यंजन में आता है। तो अघोष और घोष आप लोगों को बढ़िया समझ में आ गया होगा, और इसको आप बार बार देखिएगा आपको एकदम याद हो जाएगा। और एक मात्र सूत्र याद रखिए, अघोष मतलब 1, 2 और घोष मतलब 3, 4, 5, बस आपको याद हो जाएगा। किसी भी परीक्षा में पूछेगा कि निम्नलिखित में अघोष व्यंजन कौन सा है, तो उसमें देखिए कि कहाँ दिया है ख, कहाँ दिया है च, तो वो आपका उत्तर होगा। अब आते हैं हम लोग अल्पप्राण एवं महाप्राण। ये भी आधुनिक हिंदी व्याकरण में व्यंजन का अल्पप्राण एवं महाप्राण ये भी दिया गया है कि अल्पप्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है। तो इसमें भी मैंने एक ट्रिक बनाया कि इसमें आप लोग अल्पप्राण मतलब विषम स्थान मतलब होता है, आप लोग विषम संख्या जानते हैं 1, 3, 5, 7 ये सब विषम होता है। तो जो 1, 3, 5 पे आएंगे वो अल्पप्राण होंगे, और 2, 4 अर्थात सम स्थान, जो सम स्थान पर आएंगे 2, 4 तो हमारा जो है महाप्राण होगा। तो महाप्राण में अब जैसे मैंने चार्ट बनाया है आप लोगों को आसानी के लिए। अब जैसे कैसे हुआ 1, 3, 5 क्या हुआ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क, ख, ग, घ, अंग में क जो है पहला स्थान हुआ, ख दूसरा स्थान, तो क, ग और अंग ये अल्पप्राण हो गया। उसके बाद महाप्राण के लिए अर्थात ख एवं घ। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा। चार्ट के माध्यम से आपको पुनः बता रहा हूँ। जैसे अल्पप्राण व्यंजन
1 3 5 मैंने लिख भी दिया है। उसके बाद क ग अंग अल प्राण है, च ज य, उसके बाद ट ड अण अल प्राण होगा, त द न, उसके बाद प ब एवं म। उसके बाद देखिए इसमें भी य र ल व, अर्थात जो अंतस्थ व्यंजन है वो जो है आपको अल प्राण व्यंजन में आता है। य र ल व जो है अंतस्थ व्यंजन जो है अल प्राण में आता है। तो ये आपको एक अलग से इन लोगों को भी याद करना होगा। उसके बाद महाप्राण व्यंजन में आपको 2 4 से समझ में आ जा रहा है कि जो बचा है जैसे ख और घ 2 4, उसके बाद छ झ ठ ड थ ध, उसके बाद फ भ एवं। अब देखिए तालव्य स, दंत स, मूर्धन्य स और ह इसमें भी आता है। जैसे उष्म व्यंजन इसमें आ रहा है, महाप्राण में उष्म, क्योंकि संघर्षी व्यंजन है तो उसमें उष्म, इससे भी हमको याद है कि महाप्राण अर्थात इसमें ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है उच्चारण में, तो इसको महाप्राण में हम लोग याद कर लेंगे। अर्थात अपने दिमाग में ऐसा कंसेप्ट बनाना है आप लोगों को कि एकदम एक बार में आपको याद हो जाए और किसी भी परीक्षा में आप समझ सकें और इसका उत्तर आसानी से लिख सकें। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आप लोग समझ चुके होंगे जितने भी मैंने बताया है, घोष अघोष अल प्राण महाप्राण आप लोग याद करिए। अब उसके बाद मैं आप लोगों को सभी व्यंजन के उच्चारण स्थान के बारे में मैं बहुत ही आसानी से बताऊंगा। दोस्तों आइए अब हम उच्चारण स्थान को बहुत ही आसान विधि से समझते हैं। अब जैसे उच्चारण स्थान कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग ये सब, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है। सबसे पहले उच्चारण स्थान क्यों हम लोग याद करते हैं, कहाँ से होता है, तो देखिए सबसे पहले उच्चारण कंठ से होता है, जैसे इसको हम लोग कंठ कहते हैं। उसके बाद उसके ऊपर जब जाते हैं तो तालु आता है, कंठ के ऊपर तालु। तालु कहाँ होता है, तो जो हमारा ये ऊपरी भाग है इसको तालु कहते हैं। फिर उसके जब आगे बढ़ते हैं तो उस भाग को जो दांत से थोड़ा सा पीछे होता है ये भाग, उसको मूर्धा कहते हैं। उसके बाद ये आप दांत देख रहे हैं, इसको दंत कहते हैं। तो इन्हीं क्यों, अब देखिए उच्चारण में जीभ का सहायता होता है। ये जीभ जो है आपको इधर उधर होती है, तो जीभ और इन अंगों की सहायता से हम किसी भी अक्षर या वर्ण का उच्चारण करते हैं। अब जैसे हम लोग आते हैं, बहुत आसान विधि से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग तुरंत याद कर लेंगे। अब जैसे मान लिए पूछ दिया जाएगा कि ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो ये कवर्ग में आता है ग। तो कवर का उच्चारण स्थान जैसे क से कंठ, जैसे आप लोग पढ़े होंगे बच्चे में कि क से कबूतर होता है, क से कबूतर होता है, क से कलम होता है, उसी तरह से क से कंठ होता है। तो इसका मतलब हम लोग याद हो गया कि क ख ग घ अंग, अर्थात कवर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। कोई भी अक्षर पूछ देगा तो आप बोलना है ग का उच्चारण स्थान कंठ, घ का उच्चारण स्थान कंठ। तो ये हुआ। अब उसके बाद आते हैं च छ ज झ य, अर्थात चवर्ग। चवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो इसको आपको आसानी के लिए मैंने क्या किया है कि जैसे आप लोग पढ़े होंगे तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स, ये क्रम में होता है। सबसे पहले आता है तालव्य स अर्थात तालु। तो इसका आप लोग देख भी रहे हैं कि कंठ के बाद मैंने पहले ही बताया आप लोगों को तालु आता है। तो इसके मतलब ये हुआ कि क ख के बाद क्या आता है, च छ आता है। और अंग में भी मैं बताया कि पहले कंठ उसके बाद तालु। तो इसका मतलब अब च छ का उच्चारण स्थान क्या होगा, तालु होगा। और उसको मैंने तालव्य स से जोड़ दिया। अगर आपको अंग का केवल नाम भाग याद है तो आपको उच्चारण स्थान भी याद है, केवल आपको क्रम होना चाहिए कि भाई क ख ग के बाद हमारा च छ पड़ता है, उसके बाद ट ठ ड पड़ता है, उसको मैंने मूर्धन्य स से जोड़ दिया। और अंग में भी बता दिया कि पहले कंठ, उसके बाद तालु, उसके बाद आता है मूर्धा। अर्थात ट ठ ड का उच्चारण स्थान कोई भी पूछ दे कि ठ का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो मूर्धा होगा, क्योंकि अंग से भी आप समझ गए मूर्धन्य स अर्थात मूर्धा। उसके बाद आपको बताया है कि दंत होता है, तो त थ द ध दंत होगा, अर्थात ये दांत से उच्चारण स्थान होता है। तो देखिए शुरुआत कैसे, ये क्रम में लिखा गया। इसका जो भी हमारे हिंदी बनाने वाले हैं पहले क ख ग बताए, फिर च छ बताए। क्योंकि पहले यहाँ से क ख ग घ, फिर उसके बाद तालु से आपको उच्चारण निकला तो उसको च छ बोला गया। उसके बाद जीभ जो है तालु के बाद आगे मूर्धा में जब टच करती है तो उसको हम लोग अब ट ठ ड बोले। उसके बाद दंत से जब जीभ हमारा टच करती है या स्पर्श करती है तो उसको हम लोग दंत से उच्चारण स्थान, तथा द का जो भी होगा, द का उच्चारण स्थान दंत, द से दंत भी होगा। इस तरह से आपको आसानी से कोई पूछ दे कि द का उच्चारण स्थान दंत, क का उच्चारण स्थान कंठ। उसके बाद आपको दंत के बाद क्या आता है, ओष्ठ आता है, और पफ भ आता है, ओष्ठ आता है, पफ भ। तो आप जानते हैं उच्चारण में भी प आपका दोनों ओर सट रहा है, और क्रम में भी आप समझ गए कि कंठ, उसके बाद तालु, उसके बाद मूर्धा, उसके बाद दंत और उसके बाद ओष्ठ।
अर्थात प फ व का उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा। आसानी से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अंगों के आधार पर मैंने बता दिया। आप लोग केवल अपने हाथ अंगों को छूकर और क्रम याद रखेंगे कि कवर का क्रम कैसे है, उससे आसानी से याद हो गया। और आप लोगों की आसानी के लिए मैंने एक चार्ट भी बनाया है, उस चार्ट को आप लोग समझ लीजिए। जैसे आप लोग देख ही रहे हैं, वर्णों के उच्चारण स्थान कवर्ग, क से कंठ, उसके बाद चवर्ग, तालव्य स, चवर के साथ मैंने तालव्य स कर दिया। अब देखिए इसको तालव्य स क्यों कहते हैं, क्योंकि उच्चारण स्थान इसका तालु होता है। उसके बाद इसको चवर के बाद आते हैं टवर्ग, टवर्ग होता है मूर्धन्य स। तो ये मूर्धन्य स, इसका मतलब ये हुआ कि आपको जैसे ये क्रम हमारा इस तरह से बढ़ रहा है, तालव्य स के बाद मूर्धन्य स, ये जो है टवर के साथ आया और इसका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। और इसीलिए इसको अब उच्चारण क्यों इसको मूर्धन्य स क्यों कहते हैं, इसलिए क्योंकि उच्चारण स्थान इसका मूर्धन्य होता है, इसलिए इसको मूर्धन्य स कहते हैं। उसके बाद दंत स इसको हम लोग बोलते हैं, इसका मतलब उच्चारण स्थान तवर का और ये दंत स का दंत होता है, इसलिए जो है इसको हम लोग दंत स बोलते हैं। आप लोग चार्ट को ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को सारा याद हो जाएगा। उसके बाद पवर्ग आता है। पवर्ग को मैंने बताया है कि लास्ट में ये उच्चारण करके भी समझ सकते हैं। प फ ब भ आपका ओष्ठ चट रहा है, इसलिए इसको ओष्ठ वर्ण या ओष्ठ उच्चारण स्थान। उसके बाद कंठ को कंठ वर्ण कहते हैं, तालु को तालव्य वर्ण कहते हैं, मूर्धा को मूर्धन्य वर्ण, दंत को दंत वर्ण और ओष्ठ को ओष्ठ वर्ण। अगर परीक्षा में आपको किसी प्रतियोगिता परीक्षा में लिखे कि निम्नलिखित में ओष्ठ वर्ण कौन है, तो हम देखेंगे कि प फ ब भ में कौन उसमें दिया है, म है, तो हम लिख देंगे कि म जो है ओष्ठ वर्ण है। इस तरह से होता है। अब आते हैं कुछ ऐसे, मैंने एक सीरीज भी श्रृंखला भी बनाई है आप लोगों को याद करने के लिए। जैसे इसके अलावे वर्गों के अलावे अगर जैसे हम लोगों का शुरुआत होता है अ आ से, जब स्वर में आते हैं तो अ से शुरुआत होता है, तो अ का उच्चारण स्थान अर्थात सबसे पहले कंठ अर्थात 2 अक्षर केवल ले लेंगे अ से, उसका उच्चारण स्थान याद कर लेंगे कि जब 2 अक्षर होता है अ, वो हमारा सबसे पहले कंठ से शुरू होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये हर्षई और दीर्घई या इसको छोटी और बड़ी भी आप लोग कहते हैं, तो ये हर्षई और दीर्घई जो है तालु से उच्चारण होगा। उसके बाद और इसका इस तरह से याद कर लेंगे। देखिए इसको पढ़ने में थोड़ा आसान मैंने बनाया है। अ आह, जैसे बोलते हैं लोग कि आह, तो आह कवर्ग और विसर्ग, इसको पढ़ने में आसान कर दिए हैं कि कवर्ग विसर्ग। तो इस तरह से आहा कवर्ग विसर्ग कंठ हो गया, उसको कंठ वर्ण कहेंगे। उसके बाद हर्षई दीर्घई यस, यस कहते कि यस हमारा यस बढ़ रहा है, तो उस यस को हम लोग जान लेंगे कि चवर्ग यस चवर्ग तालु। इसको 2-4 बार आप पढ़ेंगे, हर्षई दीर्घई यस चवर्ग तालु, तो आपको याद हो जाएगा। उसके बाद री र अर्थात र आता है, री में भी र आ रहा है और र में भी र आ रहा है, तो री र मूर्धन्य स टवर्ग मूर्धा, जो भी टवर के साथ आएगा ये मूर्धन्य स तो मूर्धा होता ही है, उसका उच्चारण ही मूर्धन्य स होता है मूर्धा के कारण। उसके बाद ल स तवर्ग दंत हो गया, ल स तवर्ग जो भी है इसको भी याद कर लेंगे कि ल स तवर्ग दंत, इसको दंत वर्ण कहते हैं। उसके बाद आता है हर्षऊ और दीर्घऊ, हर्ष व दीर्घऊ आता है तो पवर्ग ओष्ठ या ओष्ठ वर्ण इसे कहते हैं, अर्थात हर्षऊ दीर्घऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा। उसके बाद आता है ए का उच्चारण स्थान। कहीं आप लोग प्रतियोगिता परीक्षाओं में देखे होंगे कि उच्चारण स्थान 2 दिए हुआ होता है। जैसे ए का, ए जो है किससे बना होता है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि ए जो है अ और ई से मिलकर बना होता है, और अ का उच्चारण स्थान हम लोग देख चुके हैं कि अ का उच्चारण स्थान कंठ होता है, तो इसका कंठ, और ई का उच्चारण स्थान हम लोग देख लिए हैं कि तालु होता है। तो ये कंठ एवं तालु दोनों मिलकर, देखिए कंठ एवं तालु दोनों मिलकर ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ एवं तालु हो जाता है। चूंकि ये संयुक्त अक्षर हैं, मिलकर बने होते हैं, तो उनका उच्चारण में भी दोनों जिन अक्षरों से मिलकर बना होता है तो उनका उच्चारण उसके साथ लिखा जाता है। इसलिए आपको यहाँ कंठ एवं तालु दोनों लिखा रहता है, और इसे कंठ तालव्य वर्ण, अर्थात पूछ देगा कि ए कौन सा वर्ण है तो कंठ तालव्य वर्ण है। उसके बाद आता है ओ भी बनता है अ और उ से, ओ बनता है अ उ से, ओ बनता है अ और ओ से। तो हम लोग क्या करेंगे कि अ का उच्चारण स्थान कंठ और उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ, अर्थात ये अगर हम दोनों मिला लेंगे तो हमारा अ का कंठ और उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ दोनों मिलाकर कंठ एवं ओष्ठ होगा। अर्थात अगर हम लोगों को पूछा जाए कि ओ का उच्चारण स्थान क्या होगा तो कंठ एवं ओष्ठ हम लोग लिखेंगे। उसके बाद आता है व, तो व होता है दंत एवं ओष्ठ, अर्थात इसका उच्चारण, व का उच्चारण दंत एवं ओष्ठ के प्रयोग से होता है, तो ये हम लोग जो है दंत ओष्ठ। इस तरह से आप लोगों को बहुत ही आसानी से सारे वर्णों का उच्चारण स्थान आसानी से याद हो जाएगा। अब कुछ आते हैं जैसे अनुनासिक वर्ण का उच्चारण स्थान, जिसमें उसमें नाक का सहारा लिया जाता है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ।
हाँ, तो आइए मित्रों, मैं आपको चार्ट के माध्यम से समझाता हूँ। अनुनासिक या चंद्र बिंदु, इसका उच्चारण अगर आपको परीक्षाओं में पूछते तो आप क्या लिखिएगा? तो अनुनासिक या चंद्र बिंदु का उच्चारण हम लोग नाक के प्रयोग से करते हैं और मुंह से, इसलिए इसको हम उत्तर लिखेंगे नाक और मुंह। जैसे गाँव अर्थात नाक का उच्चारण निकलना चाहिए, चांद। उसके बाद अनुस्वार, अनुस्वार में भी नाक या नासिका का हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे अनुस्वार में आप लोगों को पहले बता ही चुका हूँ, जैसे अंगूर, लंगूर, इसमें नाक का थोड़ा उच्चारण रहा है तो इसलिए इसमें नाक होता है। उसके बाद पंचमाक्षर, मैंने बताया कवर्ग स्वर का उच्चारण स्थान, लेकिन कहीं कहीं आप लोगों को प्रतियोगिता परीक्षाओं में दे देता है, तो उसमें पंचमाक्षर का उच्चारण स्थान नासिका भी आप लिख सकते हैं। जैसे जो भी पांचवा अक्षर है, अंग, या, अड़ा, न और म, इसका नासिका भी उच्चारण स्थान या नाक होता है। उसके बाद कुछ मैं हिंदी के शब्द आपको दिखा रहा हूँ, जैसे पूर्व में प्रयोग होता था, जैसे संधि, और ये संधि इस तरह से लिखी जा रही है, अर्थात इसको हम लोग अनुस्वार में लिख रहे हैं, अब अनुस्वार के प्रयोग से लिख रहे हैं। तो ये थोड़ा बदलाव हुआ है आधुनिक प्रयोग के लिए, और इसको क्यों हुआ है इसको भी मैंने लिख दिया है कि ये जो है लिखाई, छपाई और कंप्यूटर टंकर में आसान है, इसलिए अब लोग जो है जल्दी में लिख देते हैं संधि, हिंदी, खंड, दंभ और खंड, या इस तरह से। सही दोनों है, लेकिन लिखने में आपको आसानी के लिए जो है इसको ऐसे ज़्यादातर इसी का प्रयोग हो रहा है। अब दोस्तों, मैंने आपको उच्चारण स्थान बहुत ही बढ़िया से बताया है, आप लोग इसको बार बार देखिए, और मुझे पूरा आशा है कि आप लोग बहुत ही जल्द ये याद कर लेंगे, और किसी भी परीक्षा में अगर उच्चारण स्थान का कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग बहुत ही आसानी से उसका तुरंत जवाब देंगे और ज़्यादा सोचेंगे नहीं, मुझे पूरा विश्वास है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक एवं कमेंट एवं शेयर ज़रूर कीजिए। और दोस्तों, अगर आपने वीडियो मेरा पिछला नहीं देखा है तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग पिछले वीडियो को देखिए ताकि आपको आगे का समझ में आए, क्योंकि ये क्रम में पढ़ाई होती है, अगर क्रम से आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। तो इसलिए आप लोग पिछला वीडियो देखिए और उसके बाद इसको देखिए, उसके बाद मैं अगला संधि दूंगा। तो ये सारे वीडियो को आप देखिए, इस तरह से आपका पूरा हिंदी व्याकरण प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही बढ़िया से तैयार हो जाएगा। और मैंने बताया ही था कि अगर आप लोगों को कोई सलाह देना हो तो दीजिए, कोई कमेंट करना है तो ज़रूर कीजिए, ताकि हम लोग उसको समझ पाएँ कि कैसे आप लोगों को अच्छा लगा या नहीं लगा, या कैसे उसमें हम लोग इम्प्रूव करेंगे, उसमें और विकास क्या कर सकते हैं, आप लोगों को और क्या चाहिए। मैं धीरे धीरे आप सबको ज़रूर सफल बनाऊँगा।